फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, अभी तक हमारा जो पाठ चल रहा था वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वो पाठ कंप्लीट हो चुका है पिछली वीडियो में। और आज जो हम करने वाले हैं इसके कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि उस पाठ को और अच्छे से समझ सकें और उसके जो थ्योरी है, जो उसके अंदर जो चीजें हैं वो हमको और अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक धातु का टुकड़ा है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए जिससे उस पर 1.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश आ जाए। ये प्रश्न हमारा है, ठीक है। यह प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए क्या है बेटा, धातु का एक टुकड़ा है। ये धातु का एक टुकड़ा है। क्या है? धातु का एक टुकड़ा। हमको इस पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, हमने माना कि कोई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक निकाले, दो निकाले, तीन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें जिसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ऑटोमेटिक जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा तो इस पे बेटा क्या आ जाएगा, इस पर धन आवेश आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? मैंने कहा था कि जो कोई भी धातु या कोई भी चीज होती है वो उदासीन होती है। जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर धन आवेश आ जाता है, या उसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे अलग से तो उसमें ऋण आवेश आता है। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो इस पे क्या बेटा, एक धन आवेश आ जाता है। कौन सा बेटा? धन आवेश आ जाता है। और धन आवेश कितना होगा बराबर बेटा, वो दिया है 1.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश इस पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? इस पे आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जा रहे हैं। तो प्रश्न यही कह रहा है कि बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे जिसके कारण इस पे इतना धन आवेश आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, देखो ऑटोमेटिक अगर हमको इतना धन आवेश इस पे लाना है, इतना धन आवेश इस पे लाना है तो उतना ही ऋण आवेश लेके ये बाहर निकले तभी तो इतना धन आवेश आएगा। मैंने अगर हमको 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश, धन आवेश इस पे चाहिए तो इतना ही कूलाम का आवेश ये बाहर लेके जाए। ये इतने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इतने आवेश को बाहर निकाले इसमें से, तब जाकर इस पे प्लस का धन आवेश आएगा। तो मतलब की सिंपल सी बात है भैया, जो हमें आवेश यहाँ पर बाहर निकल रहा है वो उसका संख्या भी इतनी ही होगी, वो इतना ही अमाउंट का होगा। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उन पर जो आवेश रहा होगा कितना होगा बेटा, 1.0 × 10⁻⁻7 कूलाम उस पे रहा होगा। अब हम जानते हैं कि जो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है हमारा N × E, यानी आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है। ये कर देंगे तो कुल आवेश निकल के आ जाता है। अब हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उस पर कितना आवेश है, 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। मतलब Q की जगह कितना हो गया, 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम बराबर n। कितना हमको पता करना है वही तो पता, इसको n को n ऐसे रहेंगे जो हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और गुणे E दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है आवेश। तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 1.0 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से n निकाल के दिखाइए कितना होगा आंसर। ये आप लोग करिए कॉपी में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है आंसर। इसका आंसर आ रहा है बेटा 6.25 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहे होंगे जिसके कारण इतना आवेश ये निगेटिव में बाहर निकल रहा होगा, और उस कारण से इतना ही आवेश जो बेटा इस पे धन के रूप में इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 6.25 × 10⁻11। तो आप लोग देख सकते हैं इतना ही आंसर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस प्रश्न में अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया है बेटा कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी है बेटा वो कितना है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर है, जिसको हमने यहाँ पर डी से दिखाया है। कितना 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी दे रखी है। नेक्स्ट क्या बेटा, जी दे रखा है, जी 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर क्यूब केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बेटा, एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। और बेटा दूसरा क्या है, एमई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना देखा है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। और यहाँ ई क्या दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये इतना कुछ दिया है प्रश्न में, और पूछा क्या है आपसे कि इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात कीजिए, इन दोनों के बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा है ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं कि जब भी आकर्षण बल दो आवेशों के मध्य लगता है, देखो यहाँ बेटा प्लस आवेश है, यानी ये क्या है प्रोटॉन है, मतलब क्या धन आवेश होगा, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है बेटा ऋण आवेश होगा। कैसा होगा बेटा, ऋण आवेश होगा, यहाँ पर ऋण आवेश होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मैंने बताया था कौन सा, कूलाम के नियम के अनुसार, है ना, आकर्षण बल लगेगा। अब वो आकर्षण बल जो होता है कूलाम के नियम के अनुसार वो कितना होता है बेटा, कितना होता है, F बराबर कितना होगा, F बराबर क्या होता है कूलाम का नियम के अनुसार जो आकर्षण बल होगा कितना होगा बेटा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये बेटा क्या निर्वात में रखा है तो K की वैल्यू क्या, K की हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये निर्वात रखा है तो यहाँ K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर K नहीं लिखते हैं। K की वैल्यू किसमें होती है, निर्वात में 1 होती है, किसमें, निर्वात में। तो यहाँ पर निर्वात में, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जब K लिखते हैं वो हमारा 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर K नहीं लिखा। अब हम इनके बीच का आकर्षण बल निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। याद रखेंगे हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन की पूरी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1, Q1 मतलब एक पहला आवेश कौन है बेटा, प्रोटॉन है। तो Q1 पर कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है प्रोटॉन पर, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन कैसा होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे Q1 कितना हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। Q2 मतलब दूसरा आवेश, इसमें कितना आवेश होगा, ये भी इस पर आवेश कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, लेकिन कैसा होगा ऋणात्मक में होता है। लेकिन यहाँ पर हम चिन्ह को नहीं लगाते, हम चिन्ह को सिर्फ उसकी वैल्यू लिखते हैं कितनी मात्रा में उस पर आवेश होता है। तो इसका हो गया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम Q2 हो गया। तो अब क्या बचा 1/4 पाई की वैल्यू ये हो गया, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, और डिवाइड बाई क्या होता है बेटा R स्क्वायर होता है। क्या होता है R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी रखी है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर। यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। बाकी सर आपका मैथ का कैलकुलेशन ही कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो 9 और 9 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो 9 गुणे 1.6 इंटू 1.6, ये सारा एक साथ ले आते हैं, और 10 की घातों को एक साथ ले आते हैं। 10 की घात देखो बेटा 9 है यहाँ पर, 9 में यहाँ माइनस 19 लिखा है, तो 9 में 19 गया, कितना बचा -10, और -10 में भी -19 चला गया, कितना हो गया बेटा -10 में -19 चला गया, तो कितना हो गया -39, -29, ठीक है। -10 में -19 चला गया तो -29, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे क्या बेटा 5.3 का इंटू 10 की पावर, तो 5.3 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो 5.3 2 बार गुणा हो गया, और 10 की घात 11 को जब 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा 10 की घात -22, 10 की घात -22। इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे कितना आंसर आ रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा, इसका आंसर आ रहा है बेटा 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन इतना का इस पे आकर्षण बल लग रहा है। तो F बराबर हमारा इतना आ गया,
इतना हमारा आकर्षण बल लग रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से आकर्षण बल निकालना है, तो कितना होगा F बराबर 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन का बल इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। इस प्रश्न से ये है, हम सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज और इस प्रश्न में देख लेते हैं कि अगर आकर्षण बल न लग रहा होता या लग रहा है, फिर भी अगर हमने पढ़ा होगा कि जब दो द्रव्यमान, कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे, अभी कक्षा 12 में आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण में एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जब दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हों तो उनके बीच में क्या बल, कौन सा बल लगता है बेटा? गुरुत्वीय बल लगता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो अगर देखो एक तरह का ये भी एक द्रव्यमान ही तो है और यहाँ एक तरह का द्रव्यमान, अगर इसको हम द्रव्यमान मान लें कि एक द्रव्यमान ये रखा है, एक द्रव्यमान ये रखा है, तो इनके बीच में भी क्या कौन सा रहेगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। लगता है। तो इधर गुरुत्वाकर्षण बल को भी एक बार देख लेते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इसका कितना होगा बेटा? वो क्या फॉर्मूला होता है? गुरुत्वाकर्षण F, इसको G लिख दिया है गुरुत्वाकर्षण, तो F G का मान कितना होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, r² मतलब इनके बीच की दूरी। तो G की बात करें, G की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.7 × 10⁻11। m1 यानी m1 है पहले का मास, तो m1 तुमको पता है 9.11 × 10⁻31 इंटू m2 नीचे लिख देते हैं। m2 की वैल्यू कितनी? इसको मान ले 1.7 × 10⁻27। एक m ये हो गया, एक m ये हो गया, तो m1 और m2 और डिवाइड बाय क्या होता है? इनके बीच की दूरी, तो 5.3 × 10⁻11। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जब ये निकालेंगे तो ये क्या निकल के आया? इनके बीच में लगने वाला बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। वहां निकाला है, इनके बीच में लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल। आकर्षण बल लगता है, दोनों अलग अलग आवेश हैं इसलिए। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है क्योंकि दो द्रव्यमान है यहाँ पर, इसलिए। तो द्रव्यमानों के बीच में क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण लगता है, और आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। सभी जानते हैं। तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आएगा, उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू आएगी 3.7 × 10⁻⁻47 न्यूटन। कितना? ये हमारी Fg आएगी। ये Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है इनके बीच में मतलब 3.7 × 10⁻⁷ न्यूटन, और जो वो आकर्षण बल लग रहा है 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल वही दोनों हैं, लेकिन जब उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल की बात आई तो देखो ये लग रहा है 10⁻⁻7 मतलब -47 मतलब बहुत छोटा बल लग रहा है। और जब आकर्षण बल की बात आई तो 8.2 10⁻⁸ न्यूटन ही बल उसको लग रहा है, मतलब ये बल इस बल से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁸ ही है, यहाँ 10⁻⁷ बहुत छोटा हो गया। तो मतलब जो दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और उन्हीं के आसपास उन्हीं के समान स्थिति पर अगर दो आवेश रखे हों तो उन पर लगने वाला जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा। ये हमने आपको थ्योरी में भी लिखाया था, ये बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ से चीज सिद्ध हो रही है। अब अगर पता करना चाहें कि ये कितने गुना इसके ज्यादा होगा, कितना गुना होगा इसके, कितना गुना बड़ा होगा, तो जरा देख लेते हैं। गुना की बात करें तो गुना कितना होगा बेटा? अगर हम इसका रेशियो ले लें, इसका F/Fg का मान अगर ले लें तो लगभग कितना आएगा? 2.2 × 10⁻39 गुना, मतलब कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है इससे जो हमारा आकर्षण बल होगा वो लगभग 2.2 × 10⁻39 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मतलब ये बल इस बल से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाने का मकसद यही था कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस क्वेश्चन को करना यही रखा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमने आपको बताया ताकि आप लोग को चीजें आसानी से समझ में आ सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब जरा इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि बेटा दो गोले दे रखे हैं और क्या है, दोनों एक से समान है, मतलब गोले एक दूसरे से समान है, एक जैसे ही गोले दो रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बेटा? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। लेकिन केस ये कह रहा है कि शुरू में क्या था बेटा? इस पर और इस पर असमान आवेश था, मतलब इस पे कुछ आवेश रहा होगा, मान लो इस पे Q1 आवेश रहा होगा और इस पे बेटा Q2 आवेश रहा होगा। शुरू में Q1 आवेश रहा होगा, इस पे Q2 आवेश रहा होगा। क्या हुआ?
असमान आवेश था, मतलब आवेश समान नहीं था इन दोनों पर, कुछ भी आवेश रहा होगा। क्या किया गया उसके बाद इन दोनों को नजदीक लाया गया और टच कराकर फिर वापस ले जाया गया और अपनी जगह छोड़ दिया गया। मतलब दोनों गोलों जो असमान आवेश थे उनको साथ में लाया गया, टच कराया गया और टच करा के फिर जहां थे वहीं पर छोड़ दिया गया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि इस पर कितना आवेश आया, कितना आवेश इनके बीच में आया। यदि जब दूर लेके गए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है कितना, 0.025 न्यूटन का प्रतिकर्षण इनके बीच में बल लगने लगा। जब इनको लाए, टच करा के जब 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा तो इनके बीच में क्या प्रतिकर्षण बल लगने लगा, कितना, 0.025 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगने लगा। और तब हमको बताना है कि इन दोनों पर कितना आवेश रहा होगा, हमको ये पता करना है। जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, शुरू में इस पर जो आवेश था और इस पर आवेश था वो दोनों अलग अलग थे, सेम आवेश नहीं थे। लेकिन जैसे ही इनको नजदीक लाके कांटेक्ट में लाया गया, क्या होगा, कांटेक्ट में लाने से इस पर जो आवेश, जिस पे ज्यादा आवेश था उसका आवेश निकल पे इस पे आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल इस पे आवेश ज्यादा रहा होगा, इस पे कम आवेश रहा होगा, तो जैसे ही इससे कांटेक्ट में आया इसका ज्यादा वाला आवेश निकल कर इस पे आ गया और वो आवेश क्या हो जाएगा, दोनों पे आवेश क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इस पर जो आवेश रहेगा वही इस पे आवेश, जैसे ही दोनों जुड़ेंगे आपस में कांटेक्ट करेंगे दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब कि जब दोबारा ये एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे उस टाइम इस पे जो आवेश होगा, मतलब इस पे अगर मान लो Q आवेश है तो इस पर भी बेटा क्या होगा, Q आवेश ही होगा। मतलब जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद दोनों पे आवेश समान हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q आवेश है। अब इनके बीच में जो बल लग रहा है बेटा कितना है, 0.025 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमको पता करना है कि इन पे जो आवेश रहा होगा, समान वाला आवेश, वो कितना रहा होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। कूलाम का नियम क्या कहता है, जो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, एक चीज बता दें, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा कुछ ना दिया हो कि कोई चीज किसी पानी में रखी हुई या तेल में रखी हुई है, तब तक हमेशा आप माने कि ये चीज किसमें रखी हुई है, निर्वात या वायु में रखी हुई है। और हमेशा यहाँ पर K की वैल्यू 1 ही लेंगे, ये हमेशा सर्वविदित है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर बताएगा अलग से कि इस माध्यम में रखी है तब K की वैल्यू चेंज करेंगे, वरना हमेशा हम यहाँ पर 1 लेके चलेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1 होगी, Q1 Q2। अब यहाँ Q1 और Q2 दोनों तो एक ही है, समान है, Q1 और Q2 एक ही है, यहाँ भी Q2। तो Q1 Q2 अपॉन इनकी बीच की दूरी कितनी बेटा, 90 सेंटीमीटर। इस पर ध्यान रखो बेटा, 90 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हमेशा मीटर बदल देंगे, किसमें, मीटर बदलेंगे। तो 0.99 मीटर हो गया, ठीक है, 0.9 मीटर। तो इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, 0.9 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर और क्या दे रखा है, F की वैल्यू भी दे रखी है। तो F की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.025 दे रखी है। अब क्या बचा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू बची, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। ये भी लिखते 9 × 10⁻9। तो आंसर हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर आया हमारा, हमको यहाँ पर क्या बचा, Q × Q बचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, Q × Q बराबर Q स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो 0.025 से गुणा हो गया बेटा क्या, 0.9 स्क्वायर गुणा हो गया, ये गुणा हो गया। और ये वाला घोड़े में था इसके, तो नीचे आ गया इसके। यहाँ क्या बचा, 9 × 10⁻9 और बराबर क्या बचा है पर Q × Q बराबर क्या, Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर का मान ये आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q बराबर आएगी हमारा 0.025 × 10 × 0.9 का होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। और क्योंकि बेटा ये स्क्वायर था तो स्क्वायर जो हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, अंदर रूट रह जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग बताएंगे Q की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट करके। ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आपको इसलिए जाते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो Q की वैल्यू निकल के जो आएगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। Q की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे Q की वैल्यू आ रही है बेटा Q की वैल्यू आ रही है 1.5 into 10⁻⁻6 कूलाम। इतनी आ रही है Q की वैल्यू। मतलब इन दोनों पे जो आवेश होगा 1.5 10⁻⁻6, इसको भी 1.5 10⁻⁻6 कूलाम होगा, तभी इनके बीच में इतना बल लगेगा अगर ये 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि बेटा ये क्या है, एक तरह का क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। वर्ग की खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं ए, चारों भुजाएं क्या बेटा, बराबर हैं। तो जो प्रश्न हमारा कहता है कि ये जो वर्ग है इसके चारों कोणों पर यहाँ 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 और यहाँ चारों कोणों पर कौन सा आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है। क्यू 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 क्यू, चारों कोणों पर इस पे क्यू आवेश रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि बल, ये बल बताइए कि डी पर लगने वाला बल इस पे बेटा डी पर कितना बल लग रहा होगा, कितना बल डी पर लग रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर कितना बल लग रहा होगा। अब बेटा यहाँ बात करें, यहाँ जो बल लग रहा होगा किसके कारण होगा, एक तो बेटा देखो ये धनात्मक धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो एक बल इस पे इधर की तरफ लगा रहा होगा, कौन इस पर लगा रहा होगा, ये बल लगा रहा होगा इस पर नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ऐसे एक बल ये लगा रहा होगा इसके कहां की तरफ, इधर की तरफ लगा रहा होगा, क्योंकि बेटा ये भी धन तो ये इधर की तरफ बल लगा रहा होगा। और एक बल बेटा ये भी तो लगा रहा होगा, यहाँ भी तो आवेश रखा है, तो ये इस पे बल लगा रहा बेटा कहाँ लगा रहा है, इधर की तरफ। तो इस पर यहाँ पर 3 बल लग रहे हैं, इस पर कौन से लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं। अब वो 3 बल लग रहे हैं तो कुल मिलाकर कितना बल इस पर लग रहा है, हमको वो बल निकालना है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन को फिर करते देखते हैं। हमने कहा बेटा अगर हम बात करें इस पर इसके कारण जो बल लग रहा होगा कहाँ लग रहा होगा बेटा, इस पर इसके कारण जो बल लग रहा होगा कहाँ लग रहा होगा, बिल्कुल इधर नीचे की तरफ प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। कौन सा प्रतिकर्षण बल है, इसको क्यों यहाँ लिख देता है। तो इस पे जो बल लग रहा होगा बेटा कहाँ लग रहा होगा, ये एफ बल लग रहा होगा। बल लग रहा होगा किस पे, डी पर बल लग रहा है, किसके कारण, ए के कारण। तो एफ डी ए जो है बेटा कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। डी पर बल ए के कारण ऐसे लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही ये लगा रहा होगा, इसके ऊपर कहाँ लगा रहा होगा बल, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इसके तरफ बल कहाँ लगा होगा, इधर की तरफ बल लगा रहा होगा, इधर की तरफ, ठीक। कितना, एफ डी और किसके कारण, बल डी के पर किसके कारण, सी के कारण। तो एफ डी सी, बल डी पर सी के कारण इधर की तरफ लगा रहा होगा। अब देखो बेटा ये भी ए है और ये भी ए है, और जितना आवेश यहाँ है उतना आवेश यहाँ है, उतना ही आवेश यहाँ है। तो मतलब जो बल इधर लग रहा होगा वही बल, उतना ही बल इधर लग रहा होगा, मतलब दोनों की मात्रा समान होगी, बस दिशा अलग होगी। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब तीसरे बल की बात करें बेटा, एक बल ये भी तो लगा रहा होगा, ये इसके बल लगा रहा होगा, लेकिन ये जो है बेटा खुद देखो, ये जो है ये इन दोनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूरी पर इससे है, ठीक है। इससे कुछ ज्यादा दूरी पर ये वाला बल है, ये वाला आवेश है, तो उस कारण इसका बल लगेगा तो, लेकिन इन दोनों से थोड़ा कम लगेगा। इसको सीधा मान लेते हैं, हो जा रहा है बार बार। ये जो इनके बीच की दूरी है बेटा ये दिखा रहा है, तो इस पे जो इसके कारण बल लग रहा हो, कहाँ लग रहा हो बेटा, वो इधर की तरफ लग रहा हो, इधर की तरफ बिल्कुल सीधी तरफ। लेकिन इस बल का जो मान होगा वो इन दोनों से क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी है ये इस दूरी से ज्यादा है, और दूरी ज्यादा होती तो बल क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। तो इसको हमने कहा ये एफ ऑफ डी ड्यू टू बी, डी पर लगने वाला बल डी के कारण कहा बेटा, इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये तीनों बल हमने दिखा दिए। तो जो कुल मिला के जो इस पे बल लग रहा होगा, डी पर जो बल लग रहा होगा, एफ ऑफ डी जो हमारा होगा वो कितना होगा, एक तो एफ डी बी इधर लगा रहा है, ये बल हो गया, एफ डी बी लग रहा है, बल इधर हो गया। और साथ ही साथ ये देखो बेटा, एक बल इसको इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये बीच में तो जाएगा ऑटोमेटिक। हमको कोई एक इधर खींचे और एक इधर खींचे तो हम कहाँ जाएंगे, बीच में तो जाएंगे। ये थोड़ी कि हमारा एक भाग इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दोनों का बल का कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो देखो दोनों बल बराबर है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो कुल मिलाकर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पे आएगा। तो इसका एक जो हमारा कंपोनेंट है वो इस पे रहेगा, और इसका एक कंपोनेंट हम इस पे ले लेंगे। तो हमने कहा उसके पहले हम कोण देख लेते हैं बेटा। देखो हम जानते हैं बेटा जो वर्ग होता है, वर्ग के चारों कोने पर कौन कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, सब जगह 90 डिग्री बनता है। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो मतलब इधर भी 90 डिग्री बना होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और देखो ये रेखा जो है बेटा क्या, ये इसकी क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वो उसके कोणों को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मतलब कि अगर ये 90 है तो ये जो विभाजित कर रहा है तो कितना होगा, ये 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा, नहीं होगा 45, ये 45 और ये 45।
ऐसे ही जब इधर जाएंगे, अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, नहीं होगा, और ये भी 45 होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत। ये 45 यहाँ तक और ये 45 यहाँ तक, पूरा हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन बना है। अब बात कर रहे हैं हम FD की बात करते हैं। FD जो होगा, एक तो FDB बल्ब लग रहा है इधर, और एक FDC का ये वाला कंपोनेंट इधर पर लगा रहा होगा, ठीक है। तो FDC का वाला कंपोनेंट कितना होगा, FDC का वाला कंपोनेंट कितना होगा, FDC cos 45 के बराबर होगा कि नहीं होगा, cos 45 डिग्री के बराबर होगा। FDC जो लग रहा है ये cos 45 पर लगाएंगे तब इधर कंपोनेंट वाला बल्ब इस पे लगा होगा, ठीक है। तो FDC cos 45, अगर इसको समझ में आए तो देख लो बेटा, जब कोई बल्ब लगता है, अगर बल्ब को ये लग रहा है F, ये मान लो किसी से अगर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो इस बल का इस पे कंपोनेंट हम ले सकते हैं। तो इस पे कितना होता है, F cos थीटा का इस पे बल लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे नीचे कितना लग रहा होगा, इधर F sin थीटा का बल लगता है, F sin थीटा। अगर मतलब जितना थीटा होता है उधर cos में जाता है, जो थीटा से दूर होता है वो sin में जाता है। तो ऐसे ही तो ये बल लग रहा है इधर का, इसका cos में जाएगा, और ऊपर जो है ये sin में जाएगा। तो हमको इस पे जरूरत है, तो इसलिए आंसर क्या लेंगे, cos वाला लेंगे। तो FDC cos 45 इस बल का हो गया, और ऐसे ही FDA का जो हम इधर की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे कोण कितना होना है 45, तो इसका भी मान कितना हो गया, FDA cos 45 हो गया। तो मतलब कि FD पे जो बल लग रहा होगा वो इतना बल लग रहा होगा। अब सबकी अलग अलग वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितनी होगी, और इसमें रख देते हैं, तो पता करते हैं कितनी किसकी वैल्यू है। पहले बात करते हैं FDA की बात करते हैं। FDA का मान कितना होगा, FDA बेटा क्या है, इस पर लगने वाला बल इसके कारण कितना होगा, कूलाम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, के पहला आवेश क्या है बेटा, Q है, दूसरा आवेश भी क्या बेटा, Q है, K Q, और उनके बीच की दूरी क्या है बेटा, A। तो K Q और A स्क्वायर, ये FDA हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं FDC, बात करते हैं। FDC का मान कितना होगा, K FDC मतलब इस पे लगने वाला बल इसके कारण, तो ये भी दो आवेश हैं, तो इसके कारण इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, FDC बराबर K Q और इनके बीच की दूरी, तो K Q और इनके बीच की दूरी A स्क्वायर, ठीक है। FDC में निकल आया। और तीसरा बल कौन सा बेटा, FDB है, तो FDB को निकालते हैं। FDB क्या होगा बेटा, ये दो आवेश के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, K, ये आवेश Q और ये आवेश Q, और बीच की इनकी दूरी क्या बेटा, हाँ अब दूरी यहाँ फंस गई, इनके बीच की दूरी तो दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी बीच दूरी, बस लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, देखो बेटा, अगर ये A है, ये A है, तो क्या ये दूरी निकाल सकते हैं, मान लिया अगर ये है A है, तो क्या ये दूरी निकल सकती है, X निकल सकता है, ये दूरी तुमको निकालनी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2a स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 को बाहर ले लो, अंडर रूट में आ जाएगा, और a स्क्वायर बाहर आएगा, तो a अंडर रूट 2 x की वैल्यू आएगी। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, a अंडर रूट 2, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a अंडर रूट 2, तो FDB की वैल्यू कितनी आई, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर मतलब क्या, a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k Q1 Q और a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 2a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको और अच्छा से निकाल कर सकते हो बेटा, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको लिखना चाहो, इसको लिखा सकते हो k Q यानी Q स्क्वायर और बचे a स्क्वायर, यहाँ लिखा कर सकते हो, यहाँ नीचे लिखिए इसको, k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू हमारी आ गई। अब उठा के वहां पे रख देते हैं, ठीक है। FD की वैल्यू कितनी आएगी, FDB कितना निकाला हमने बेटा, k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, प्लस FDC कितना निकाला है बेटा हमने, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और प्लस हाँ आगे ये FDC की वैल्यू है, आगे हम क्या लेंगे cos 45 भी लेना पड़ेगा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं FDA cos 45, FDA कितनी वैल्यू आ रही है, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और आगे cos 45, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखो बेटा k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सब में कॉमन है, तो k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को लेते हैं कॉमन, यहाँ का बचा 1/2, यहाँ का बचा cos 45 और वहां क्या बचा cos 45। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
अंदर आया 1/2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, अब यहाँ पर खोज देते हैं k क्या है बेटा, k को हमने क्या माना था, k होता है 1/4πε0, तो k की जगह रख देंगे 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और अंदर क्या आएगा 1/2 प्लस, जब इन दोनों का रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा, रूट तो कॉमन है, ऊपर दोनों जुड़ जाएगा, तो 2/√2, जब इसको डिस्लाइज करेंगे तो √2 से √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तुम, तो क्या होगा बेटा, इसको देखते हैं 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 और बटे क्या जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 को 2 हटा देते हैं, तो आंसर हमारा क्या आया 1 + √2, ये हमारा आ गया ब्रैकेट में। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये होगा इसमें लगने वाला बल, तो ये बल कितना होगा F(d) जो हमारा आएगा वो हमारा होगा इतना। ये निकल के हमारा क्वेश्चन आ गया और इस पे हमने यहाँ पे बल निकाल दिया कि डी पे कितना बल लगा होगा, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि डाउट जो भी डाउट है वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाए।